लास्ट क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसका कुछ एनिमेशन देखेंगे और उसके आगे मोबिलिटी पढ़ेंगे। देखिए, कंडक्टर है। कंडक्टर के अंदर बहुत छोटे छोटे लार्ज नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स लगातार शेल्स में मूव करते रहते हैं, और जब वो शेल से बाहर थर्मली आयनाइज होकर, मतलब टेम्परेचर के कारण भी बाहर आ सकते हैं, फ्रिक्शन के कारण भी बाहर आते हैं और रैंडमली ओरिएंटेड रहते हैं। तो वो जो पार्टिकल्स, जो इलेक्ट्रॉन्स एक एटम को छोड़ के दूसरे एटम में जाते हैं, तो उस बीच में वो फ्री होते हैं, उन्हें ही हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। और कंटिन्यूसली ये मोशन रैंडम वे में होता रहता है। तो ये रैंडम मोशन, इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है, रैंडमली ओरिएंटेड रहता है। ठीक है, तो ये कहाँ से इसमें एनर्जी आती है? थर्मल एनर्जी होती है। और इसी कारण से ये जो वेलोसिटी अटेन करते हैं, जो रैंडम होती है, इसको थर्मल वेलोसिटी भी कहते हैं। इस थर्मल वेलोसिटी के डायरेक्शंस रैंडम होने के कारण ये जो वेलोसिटी है, ये चूँकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इनका ओवरऑल एवरेज ज़ीरो रहता है। ये लगातार टक्कर करते रहते हैं न्यूक्लियस से, पॉजिटिव आयन से। ठीक है, और जिसके कारण इनकी डायरेक्शन लगातार चेंज भी होती रहती है। तो ओवरऑल वेलोसिटी हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज में हमने देखा था कि वो ज़ीरो थी, और उसका हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं। U1, U2, U3, U4 ये सभी इंडिविजुअल अगर एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी है थर्मल मोशन के कारण, तो इनका, और मान लीजिए n नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि ओवरऑल इनका एवरेज ज़ीरो होगा। तो एवरेज यहाँ पे हमने उस क्वांटिटी से डिवाइड किया था और वो ज़ीरो लिख लिया था। अब देखिए, ये पूरा जो प्रोसेस हो रहा है, ये इसको अगर हम और ज़्यादा डीप में समझना चाहें, तो हम समझ सकते हैं कि जो कंडक्टर्स होते हैं, उसके अंदर जो एटम होते हैं, एटम में लगातार ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं शेल्स में, और जब भी हम उसे एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं तो वो एक्साइट होते हैं। तो उस एनर्जी को प्रोवाइड कराने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ करते हैं। वही इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे शो कर रहा है कि अगर हम यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं, मतलब एक बैटरी लगाएं, तो हम उन्हीं वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर डायरेक्शन दे रहे हैं, यानी एक ई इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रहे हैं। और चूँकि चार्ज कैरियर वहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर है, तो फोर्स कितना अप्लाइड होगा आपको पता है, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड QE, F इक्वल्स टू QE। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E मल्टीप्लाइड बाई E, और चूँकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो माइनस साइन, तो F कितना होगा? माइनस EE। और चूँकि ये अब हमने बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया है, दे विल प्रोवाइड सम काइंड ऑफ फोर्स, तो वो जो फोर्स होगा वो ही यहाँ पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और उसका मास m से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, तो उसमें एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हो रहा है हर पार्टिकल में इंडिविजुअली? माइनस EE बाई m। ये सारी चीज़ें हमने पिछली बार देखी थी। अब यहाँ पे अगर हम देखें उसी चीज़ को और थोड़ा माइक्रोस्कोपिकली समझते हैं कि इस तरह से जब एक अलग अलग शेल्स में चार्जेस हैं, तो एक जैसे ही चार्ज आयनाइज हुआ, तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बाहर निकला है, तो एक एटम से दूसरे एटम के बीच में जो जा रहा है, वही एक जो पाथ है, वो उसका एक कोलिजन के बाद नेक्स्ट कोलिजन के बीच का पाथ है, जिस टाइम में वो थर्मली एक्साइटेड हो सकता है हम उसे बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के भी एक्साइट कर सकते हैं। तो वहाँ पे एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसने वो एक वेलोसिटी अटेन की, जो कि ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद का है। तो वेलोसिटी मैंने क्या यूज़ की थी उस केस में? V1। जो U1 थी वो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के वेलोसिटी थी, थर्मली एक्साइटेड वेलोसिटी। ये एक्सेलरेशन हम प्रोवाइड करा रहे हैं, और टाउ1 टाइम ले रहा है वो नेक्स्ट कोलिजन, यानी दूसरे एटम से टकराने के पहले। इस तरह हर पार्टिकल से अलग अलग अगर हम वेलोसिटीज़, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद की वेलोसिटीज़ हैं, उनको लिख लें, तो ये सभी V1, V2, V3, V4 n अगर पार्टिकल्स हैं, तो Vn इज इक्वल टू UN प्लस ए टाउ एन। मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स सेम है सभी पार्टिकल में, तो एक्सेलरेशन भी सेम होगा। तो एवरेज अगर हम वेलोसिटी देखें तो कितनी होगी इन सभी का सम? यहाँ देखिए, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन वही जो हमने डिस्कस करी थी। जो हम एवरेज वेलोसिटी लिखते हैं वो असल में जो ड्रिफ्ट करते रहते हैं लगातार इलेक्ट्रॉन्स, जिस पर्टिकुलर वेलोसिटी से ड्रिफ्ट करते हैं, उन सभी वेलोसिटीज़ का एवरेज होता है। ठीक है, इसको हम VD से रिप्रेजेंट किया था हमने। ठीक है, VD कैसे डिफाइन किया था? सभी वेलोसिटीज़ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद की है उसका एवरेज।
Vd is equals to V1 plus V2 plus V3 and so on till Vn and divided by n. So it is Vd. Now apply Vd is V1 is equals to U1 plus A tau 1, U2 plus A tau 2, U3 plus A tau 3. Take U1, U2, U3 together and that A tau 1, A tau 2 and A tau 3 separately. In that case U1 plus U2 plus U3 will be summed up and divided by n and that will produce to be 0. क्यों? क्योंकि इनिशियली थर्मली एक्साइटेड केस में जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया था तो वेलोसिटी क्या थी? एवरेज वेलोसिटी 0 थी. तो यानी हमारा फर्स्ट टर्म जो यहाँ से बनेगा वो 0 हो जाएगा, केवल सेकेंड टर्म यहाँ पे सर्वाइव करता है. और यही हमारा क्या था, जो ए टाउ आएगा वो हमारा क्या होगा? वी की वैल्यू होगी. ठीक है. और यहीं से हमने सारा आगे मैथमेटिक्स देखा था, तो उसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बता दिया है. ठीक है. तो आप इसको अब देखिए, ये इसके बारे में थोड़ा जो PDF जो देंगे उसको भी पढ़ लीजिएगा, पिछला वाला वीडियो भी देखिएगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्लियर हो जाएगा. थैंक यू. So this is all about drift velocity. Now next content is mobility. Mobility simply means the ability to move. All right. So the mobility of charge carriers, which is responsible for current, is defined as the magnitude of drift velocity of charge per unit electric field applied. Means that drift velocity what we have studied, how much drift velocity is produced per unit electric field which we are applying, that is mobility. So according to definition we can write mobility of charge carriers responsible for, which one is responsible for? The charge carriers, the mobility of charge carriers responsible for current is defined as the magnitude of the velocity of the, which one? Drift velocity of charge per unit electric field applied. ऑलराइट. इसका मतलब सिंपल है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो जनरेट हो रही है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण हो रही है. तो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी जनरेट होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाने में कैसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी चेंज होती है, इसी के बारे में हमें मोबिलिटी बताता है. इट इज़ डिनोटेड बाय, डिनोटेड means the symbol denoted by mu. Mu is a symbol. It is studied as mu. So mu can be written as drift velocity. Drift velocity divided by the electric field which we are applying. Electric field. Alright. So this one is mobility. If drift velocity what we have studied, it is Vd and we are applying electric field E, then it is Vd by E. But we have studied that Vd is actually E in our electron case, or you can say charge multiplied by electric field tau, which one?
average relaxation time tau. What is it? Is actually the average of relaxation times, means average of the time period that is elapsed between two successive collision of any charge carrier. It is divided by, so it is actually one more thing, m is also there, e tau by m. So only e tau बाई एम इज़ रिमेनिंग. ई की जगह आप क्यू भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ई यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं इनका चार्ज. तो यहाँ पे आप ऐसे भी लिख लीजिए, और क्यू टाउ बाई एम. ठीक है, तो अब हम क्या लिखें, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो सकती है, वही जो अभी मैंने कहा, टाउ किसका, टाइम पीरियड इलेक्ट्रॉन का, डिवाइडेड बाय. इसी तरह जब हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ दो टाइप के चार्ज कैरियर होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी और होल्स भी. होल्स मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये एक वैकेंसी है एक तरह की एक एटम में, और कुछ नहीं है. ये कोई वैसा पार्टिकल नहीं है जो उल्टी दिशा में मूव करता है, ये केवल वैकेंसी है. ठीक है, तो मोबिलिटी ऑफ होल्स भी यही होगी. होल्स के बारे में थोड़ा आप खुद से भी जानने की कोशिश करिएगा. ई टाउ, देखिए होल्स भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तभी एक होल जनरेट होता है या वैकेंसी जनरेट होती है, तो उसका भी चार्ज ई होगा, लेकिन प्लस में, यानी प्लस में 1.6 या जो भी कुछ आप वैल्यू जो जानते हैं. और टाउ एच, उसी जो एक पार्टिकल निकला उसका टाइम पीरियड टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच में कितना, डिवाइडेड बाय मास किसका, इस बार होल्स का. ठीक है ना, तो होल्स का एज सच कोई मास नहीं होता है, ये वही मास है जो एक प्रोटॉन का मास, या फिर एक कह सकते हैं एक ऐसा एटम जिसमें से एक वैकेंसी हुई है उसका ये इफेक्टिव मास है. ठीक है, तो ये एक होल का मास है. ठीक, तो अब देखिए, हम लोग जैसा चार्ज कैरियर्स कंडक्टर में देखते हैं वहाँ केवल इलेक्ट्रॉन होता है, तो वहाँ जो हमारी कन्वेंशनल करंट होती है वो कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण. लेकिन अगर दोनों ही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉन और होल दोनों, तो वहाँ दो तरह की करंट पाई जाती हैं, एक कन्वेंशनल करंट, एक नॉन कन्वेंशनल करंट. कन्वेंशनल करंट मीन्स द करंट विच इज़ जनरेटेड ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एंड द अनकन्वेंशनल और द होल करंट जो होल्स के मूव करने के कारण होती है या फिर होल के शिफ्टिंग के कारण होती है. होल असल में मूव नहीं करते हैं, होल शिफ्ट होते हैं. तो वहाँ दो करंट हो जाएगी. तो टोटल करंट जो होगी वो कंडक्टिंग मटेरियल में वो दोनों ही तरह की करंट के सम के बराबर होगी. ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग यहाँ भी पढ़ते हैं. जैसे यहाँ अभी हम लिख ही लेते हैं, दी टोटल करंट. काफ़ी वियर्ड सा लगता है कि दो तरह की करंट अचानक से आ गई, अभी तक तो एक ही सुना था. तो इसमें कुछ खास नहीं है, ये चार्ज कैरियर्स की खुद की प्रॉपर्टी है कि वो किस टाइप के हैं, इस पे डिपेंड करती है करंट की टाइप. इन दी कंडक्टिंग मटेरियल्स मीन्स नॉट ओनली कंडक्टर बट सेमी कंडक्टर्स ऑल्सो. कंडक्टिंग मटेरियल is the sum of currents due to positive and negative charge carriers ठीक है ना. तो देखिए ये तो हो गए. अब देखिए, अगर चूँकि फॉर कंडक्टर्स ओनली, क्योंकि हम लोग जनरली यहाँ कंडक्टर्स पढ़ेंगे, और कंडक्टर्स ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, अभी हमने पढ़ा
म्यू इक्वल्स टू वी डी बाई ई, तो वी डी इज इक्वल्स टू म्यू ई, मोबिलिटी मल्टीप्लाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये कह सकते हैं। लेकिन जब हम आगे चलेंगे तो ये असल में मोबिलिटी केवल कंडक्टर्स की है, तो कंडक्टर में केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। हम आगे चलेंगे जब सेमी कंडक्टर्स में, या अभी भी हम थोड़ा इसको पढ़ेंगे जब आगे, हो सकता है इसमें कुछ डेफिनेशंस हम यहाँ पे ये भी पढ़ें कि मोबिलिटी होल्स की भी होती है और वो कुछ इनसे अलग होती है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स चूँकि लेस मैसिव हैं और ऊपर से हाईली मोबाइल हैं, तो यहाँ पे इनकी मोबिलिटी जो होती है वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और चूँकि होल्स जो हैं वो फिक्स्ड होते हैं एक एटम में, तो वो शिफ्टिंग धीरे धीरे होती है, इसलिए उनकी मोबिलिटी कंपैरेटिवली कम होती है। मोबिलिटी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, देन इट शुड हैव अ एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी। आप ऐसे निकाल लीजिए वी डी बाई म्यू ई, वी डी बाई ई, तो वी डी तो हो गया मीटर पर सेकेंड, वी और डी नहीं है, ये वी सफिक्स डी है। मीटर पर सेकेंड यानी स्पीड डिवाइडेड बाई फील्ड यानी वोल्ट पर मीटर। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और वोल्ट भी नीचे रह जाएगा यानी पर वोल्ट। ठीक है ना, तो ये इसकी हो गई एसआई यूनिट। कुछ अलग अलग मटेरियल में, चूँकि आपको ये भी पता है कि टेम्परेचर बदलने पे कंडक्शन बढ़ता है कंडक्टर्स में, और इसी तरह कुछ मटेरियल्स ऐसे होते हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पे उनकी कंडक्टिविटी लूज़ करती है ना। तो ये सारी चीज़ें मोबिलिटी को भी असर डालती हैं। इस तरह अलग अलग टेम्परेचर पे मोबिलिटी वेरी भी करती है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज द रिलेशन बिटवीन द करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। रिलेशन between current and drift velocity। वेरी सिंपल। इसको समझने के लिए हम एक कंडक्टर ऐसा ले लेते हैं इमेजिनरी, जिसका लेंथ है L, क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये पूरा एरिया क्रॉस सेक्शन का जो है ये है A। ठीक है, और इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं, चार्ज कैरियर मान लिया, नंबर डेंसिटी ऑफ कैरियर्स, डेंसिटी ऑफ चार्ज carriers, number density, you are getting that number density is actually the numbers or the charge carriers per unit volume, या फिर charge carriers per unit volume। See here it can be denoted as N is what? The number density of charge carriers per unit volume। The total volume is volume of the, considering this conductor, considering a conductor, since we have considered it, volume of conductor, how much? It is A multiplied by L. Alright, so this is your volume. So that total number of carriers in this conductor, total number of carriers, अगर पर यूनिट वॉल्यूम इतना है तो टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स इन द कंडक्टर, ऑब्वियसली इट इज NaL, N multiplied by volume। ऑलराइट, नाउ द टोटल चार्ज, अगर मैंने कहा सब इलेक्ट्रॉन है, टोटल चार्ज इन द कंडक्टर या फिर टोटल चार्ज कैरीड बाय द कंडक्टर क्या होगा, आपको पता है ये है
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, ये है टोटल वॉल्यूम, और इसमें मल्टीप्लाई क्या कर दें, एक चार्ज कैरियर का चार्ज, तो हो गया। तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं, आसान लगेगा देखने में भी। सो इट इज़ एक्चुअली द टोटल चार्ज। इसको अभी ले लेते हैं इक्वेशन 1। नाउ नेक्स्ट इज, अब हम क्या करें, इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया, इसमें हमने वोल्टेज अप्लाई कर दिया। क्या करें, प्लस माइनस, कितना वोल्टेज अप्लाई किया, यहाँ पे पोटेंशियल जो अप्लाई किया इट इज़ वी पोटेंशियल अप्लाई किया, ठीक है। अब वी पोटेंशियल अप्लाई किया है, तो वी पोटेंशियल इन दो पॉइंट्स के बीच में, यहाँ और यहाँ के बीच में काम करेगा पोटेंशियल वी, और टोटल लेंथ कितनी है L, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन दो पॉइंट के बीच में क्या हो गया, आपको अगर याद हो, E इज इक्वल्स टू वी बाई एल, है ना। तो यहाँ से फील्ड कितना अप्लाई हो रहा है कंडक्टर पे, V बाई एल। इफ V पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड, पोटेंशियल difference is applied, so the electric field across conductor E is equals to V by L। बढ़िया, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, सिंस द चार्ज कैरियर्स आर मूविंग थ्रू लेंथ L, L से मूव कर रहे हैं, तो L लेंथ मूव कर रहे हैं किस वेलोसिटी से, चार्ज कैरियर्स एवरेज कौन सी वेलोसिटी यूज़ करते हैं मूव करते वक्त, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो द टाइम टेकन फॉर चार्ज कैरियर्स, टाइम टेकन for free electrons, since we are considering the conductors, electrons to cross the कंडक्टर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा कितना होगा, L लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, ठीक है। तो ये तो समय हो गया। नाउ करंट थ्रू द कंडक्टर, थ्रू द कंडक्टर, I इज इक्वल टू क्या होता है, Q बाई टी, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज कितना, Q लिख दें, टाइम कितना, T लिख दें। अब चार्ज की वैल्यू हमने अभी ऊपर निकाली थी, NaLe, NaL, ये मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये वॉल्यूम को शो कर रहा है, ठीक है, डिवाइडेड बाई T L बाई वी डी, देखो L कैंसिल आउट हो गया, वी डी ऊपर मल्टीप्लाई, सो इक्वल्स टू N, E को आगे लिख दो, A बचा और वी डी बचा। ये मैंने वी डी इसलिए लिखा है लास्ट में ताकि ये पता रहे कि ये सफिक्स में, NA वी डी। सो अवर करंट इज इक्वल्स टू NE, A is area of cross section of that conductor and VD is drift velocity. So this is our required relation between drift velocity and current. But there are so many different expressions of this relation also. The numericals are based on multiple relations derived from this relation. So we can see it. Since VD is equals to, we have studied here relation between mobility and drift velocity, it is VD is equals to mu E. So we can put it here. So I is equals to NEA mu E। अगर आपको न्यूमेरिकल में इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर्म में दिया हो तो आप ये यूज़ कर सकते हैं, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ना दी हो तो। सिमिलरली अगर हम VD की वैल्यू, आपने जो पीछे लिखा था सिंस VD जो आपने पीछे देखा था E टाउ बाई M, यानी ये तब का केस है जब आपको मास और टाइम पीरियड, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दिया हो। सो I इज इक्वल्स टू NE, देखिए यहाँ रख देते हैं, E 2 हो गया ना, NE स्क्वायर, ये वाला E और ये वाला E, NE स्क्वायर A, टाउ एक ही है, E आ जाएगा
यहाँ से, और यहाँ नीचे क्या हो जाएगा m, एन स्क्वायर 8 टाउ ई बाई एम। कोई खास कठिन नहीं है, आपको याद क्या क्या रखना है, ये याद रखना है आपको, इम्पॉर्टेंटली ये याद रखना है, और आपको ये वाला ये रिलेशन है इसको याद रखना है। 3 याद रखना है, बाकी इससे और आगे भी रिलेशंस निकल जाएंगे। राइट, तो ये था हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स आपको मैं वर्कशीट में दे दूंगा, आपको उसे सॉल्व करना रहेगा। थैंक यू।